हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम करने वाले हैं एमयू 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम के PYQs। आज हम एमयू 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम के PYQ करने वाले हैं। ये PYQ आपके जो मैंने 3 चैप्टर कराए हैं उनसे रिलेटेड होने वाले हैं। चलते हैं हम अपने PYQ की तरफ। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द मून इज दैट ऑफ द मून। जो मून की ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है, मैंने बताया था मून की ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6 ग्रेविटी होती है मून की, 1/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि अर्थ पर कोई भी वेट है उसका 36 kg है और बताओ मून पर कितना रहेगा, तो आप 6 से उसे भाग कर दीजिए तो उसका 6 आ जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट वुमन टू स्टेप ऑन द मून इज। द फर्स्ट वुमन टू स्टेप ऑन द मून इज। पहले पहले मनुष्य जो जिसने मून पर कदम रखा था, मैंने आपको आज ही बताया था, नीलम आर्मस्ट्रांग। जिन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर पहला कदम रखा था। और आगे चलते हैं। द मून लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ। मून की खुद ही लाइट नहीं, मैंने आज को आपको खुद ही बताया था, आज ही बताया था। देखो मैं बताता हूँ, एक स्लाइड ऐड करता हूँ। देखो मैंने बताया था, ये सन, ये मून, यहाँ से कोई भी यहाँ कुछ है, वहां से रिफ्लेक्ट होके अपनी तरफ लाइट को खींच लेता है। सन की तरफ से कोई भी चीज है रिफ्लेक्ट होके सन से खींचता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन। इसका राइट आंसर सन हो जाएगा, सन। जो मून है वो लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है वो सन से रिफ्लेक्ट करता है। मून जो है लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है वो सन से रिफ्लेक्ट करता है। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज। इंडिया ने पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की थी? इंडिया ने पहली कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी? मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको आज ही बताया है। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको आज ही बताए हैं। देखो इस स्लाइड में होगा, ये रहा। नहीं, ये रहा। इंडिया, ये रहा। या इंडिया इज द फर्स्ट सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट। इंडियन कौन सी फर्स्ट पहली सैटेलाइट यूज करी थी? आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मैं इसलिए उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहा हूँ आपको। ये आए हुए क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पता चल गया आर्यभट्ट। देखो मैंने पीछे वाला भी वो भी क्वेश्चन आपको बता रखा, कल बताया था। सन की खुद की मून की खुद की लाइट नहीं है। मेरा मून हैज नो लाइट इज ऑन लेकिन रिफ्लेक्टेड टू द सन, ये भी बताया था मैंने, इक्लिप्स बताए थे। मेरा जो सन से रिफ्लेक्ट वाला मैंने बताया था ना, वो ही सब कुछ आता है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका आर्यभट्ट हो गया। इसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। देखो मेरा कितने परसेंट है, बताया था ना मैंने, कितने परसेंट है? 21%। मैंने बताया था ना क्वेश्चन आपको, बस यही पॉइंट नोट डाउन करके रखने हैं कि हाँ ये बताया है और ये आ सकता है। ये कितने? 21%। तो मैं PYQ लेके आया हूँ टोटल। ये जो आए हुए क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। जब 21% हो गया, देखो 21% ऑक्सीजन का, 21, 21, और नाइट्रोजन का 78, और अदर गैसेस, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। ठीक है, और बाकी अदर गैसेस। आगे चलते हैं।
मोस्ट मॉइस्चर कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड। मॉइस्चर की कैपेसिटी कैसे एयर में आती है, किसकी वजह से, वेपर की वजह से, मॉइस्ट की वजह से, या ह्यूमिडिटी की वजह से? ये ह्यूमिडिटी की वजह से आती है। ऐसे क्वेश्चन एक आध और भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मॉइस्चर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी की वजह से आता है। ह्यूमिडिटी जानते हो क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है उमस। उमस। जैसे ये धरती है, यहाँ से बरसात हुई, धरती है, यहाँ पर बरसात, यहाँ से बरसात हुई, एक एक बरसात खत्म हो गई तो ये सन हो गया। जो है कि पानी है, ये पानी, पानी जो है ये जमीन में चला जाएगा यहाँ। और जो सन की जो, अब यहाँ सन जो है वो सन की जो हीट आएगी, ये पानी उससे इवेपोरेट होकर उड़ेगा तो उमस की फॉर्म में उड़ेगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की फॉर्म में इवेपोरेट होगा। ह्यूमिडिटी, इसी को उमस बोलते हैं, उमस। ठीक है, आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नाइट्रोजन की कंपोजिशन एयर में कितनी, एयर में नाइट्रोजन की कंपोजिशन कितनी है? मैंने अभी बताया आपको, 78% है। कितनी है? 78% है। ये तो मैंने अभी बताया आपको। आगे चलते हैं। ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग प्लेनेट इज नोन एज। जो ब्लैंकेट की तरह हमारे सराउंडेड है वो क्या है? मैंने देखो ये भी बताया है आपको। ये रहा। एट व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर द इवोल्यूशन एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के चारों तरफ ढका हुआ है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये भी बताया था मैंने। मैंने जो बताया ना उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। कोई बता रहा हूँ मैं, इसमें एटमॉस्फेयर है इसका राइट आंसर। व्हेन ए गैस इज कूल्ड और कंप्रेस्ड इट बिकम एस। गैस को हम ठंडा करेंगे और कंप्रेस करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? ये भी मैंने बता रखा है, देखो। देखो, ये भी मैंने बता रखा है आपको कि ऑन ऑन कूलिंग द वाटर वेपर इज चेंज टू वाटर। वाटर वेपर मतलब गैस को हम अगर उसमें चेंज करते हैं, गैस को अगर हम कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, और कंप्रेस्ड करते हैं उसे, तो किसमें? लिक्विड में बदल जाती है वो। किसमें? लिक्विड में। आगे चलते हैं। लेयर डेट ब्लॉक यूवी रेस फ्रॉम द सन। यूवी रेस तो आप जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट जो सन से निकलती हैं, वो कौन सी लेयर है जो उन्हें रोकती है? वो बताया था, ये भी बता रखा है, देखो मैंने। देखो ये रहा। The ozone layer is the part of the stratosphere. It is the absorb harmful radiation from the sun. जो सन से आने वाली harmful radiation है उससे कौन बचाता है? ओजोन लेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर। आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आप सभी जानते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीजिंग हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर कोई भी चीज लिक्विड टू गैस हो रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिक्विड टू गैस प्रोसेस अभी बताया मैंने, क्या होता है? एवेपोरेशन। और इसमें बॉइलिंग, ये दोनों ठीक है। ये बॉइलिंग, अगर हम उसे उबालेंगे तो लिक्विड टू गैस हो जाएगा। एवेपोरेशन इसकी प्रक्रिया है। जो एवेपोरेशन वो होती है जिस प्रक्रिया को बोलते हैं कन्वर्जन। ये है ना, कन्वर्जन में एवेपोरेशन है। अगर ये आ जाता तो लिक्विड टू गैस डायरेक्ट तो बॉइलिंग हो जाता। अगर ये कन्वर्जन कन्वर्जन किस प्रक्रिया से हो रहा है तो ये एवेपोरेशन से हो रहा है। तो इसमें क्या रहेगा? एवेपोरेशन रहेगा। क्या रहेगा इसमें? एवेपोरेशन। आगे चलते हैं।
द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, ये देखो ये भी बता रखा है मैंने। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस दैट वेट इज कॉल्ड मैटर, जिसमें भी वजन हो, जो जगह घेरे उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें मैटर है। आगे चलते हैं। गैस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड, गैस का क्या फिक्स नहीं होता, ये भी बता रखा है देखो मैंने गैस का। आओ गैस पे आओ। गैस, अब इन नोट्सों को उतारते रहो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और पॉइंट है, नोट्स कहाँ है, पॉइंट्स ही बिल्कुल आने वाले, बिल्कुल जो आएंगे वही है सब कुछ। गैस, गैस का क्या नहीं है, दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही हार्ड है, और डायरेक्शन फ्लो है, कंप्रेस्ड इजीली, डिफ्यूज इन एयर। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्या, तो बहुत ए एंड बी, इसका ना तो वॉल्यूम न ना शेप, दोनों क्या है, नो नोरा नोरा डेफिनेट शेप, और ना ना नाइदर डेफिनेट शेप नोर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ये है नाइदर डेफिनेट शेप नोर अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी है, ये बता रखा है मैंने, ट्रोपोस्फेयर। देखो यही बता रखा है, एटमोस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी है, इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, ये बता रखा है मैंने, ट्रोपोस्फेयर। अब ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है, और जो मतलब हर साल पूछे गए, जितना भी मैंने कराया उसमें से ही पूछे गए हैं, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं बता देता अगर बाहर से क्वेश्चन होते तो, जैसे एक क्वेश्चन ये बाहर से था, ऐसा एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके 25 क्वेश्चन में से, दो क्वेश्चन तो आने ही जो बाहर से आते हैं। जैसे ये तो मॉइस्चर कैपेसिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड, अगर आज इसमें दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा आपका ह्यूमिडिटी। अब इसमें दिमाग तो लगाओ, मॉइस्चर क्या होता है, हवा, जैसे मॉइस्चर है, मॉइस्चर हवा में मॉइस्चर है और धूप पड़ी उस पर, तो क्या, जिसमें ह्यूमिडिटी, उमस पैदा होगी, उमस। तो यही है सब कुछ वही, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक एक ये क्वेश्चन था 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ये भी आप ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, कि ये तो आपको पता ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी उबलने लग जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, थैंक यू। और हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे आगे देखने के लिए, आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।